Hello, all of you. Welcome to today's session on economic survey. And आज के चैप्टर में we are going to discuss chapter 5 of the economic survey of 2022-23. So this chapter is about prices and inflation, successful tightrope walking. Now we all know that inflation, महंगाई, हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं. Inflation is a very important aspect of economy because it impacts common man. इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा तो भी इंपैक्ट करेगा, कम है तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. सो ऑन बोथ साइड इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड इज बैड फॉर द इकोनॉमी, लोअर साइड इट इज आल्सो बैड फॉर द इकोनॉमी. तो इन्फ्लेशन को हमें मॉडरेट रखना है, एक टॉलरेंस रेंज में रखना है. 2 to 6% का एक टॉलरेंस रेंज होता है एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग. सो इफ यू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द इन्फ्लेशन, सो इंडिया हैज बीन विटनेसिंग अ वेरी टर्बुलेंट फेज और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं. And we'll go into detail of that. You can join the Telegram channel. आप यहाँ से इस PDF को भी ले सकते हैं. Now, as we mentioned, inflation India में broadly we are going to measure inflation. So inflation के हमारे पास जो indexes हैं जो हम लोग measure करते हैं. So one is of course the CPI, so Consumer Price Index कहते हैं, and the WPI. Now remember, both inflation are different. WPI wholesale item की बात करता है, whereas CPI is of the retail inflation, consumer inflation, retail inflation. CPI को common man का inflation भी कहते हैं. तो if we see the data of the consumer price inflation, तो भारत में 2022 में inflation 3 लेवल पे हुआ. It reached the peak of 7.8%, यानी सबसे हाईएस्ट 7.8% पहुंच गया. जो हमारा टॉलरेंस रेंज है उससे भी 2% ऊपर चला गया. देन a holding phase of 7%, फिर गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, आरबीआई ने एफर्ट किया तो मॉडरेट हुआ, बट 7% इट वाज देयर, यानी 7% पे टिका रहा एंड इट डिक्रीज टू 5.7% बाय ईयर एंड. बाद में वो 5.7% पे पहुंच गया. नाउ व्हेन यू ट्राई टू लुक द एंटायर पिक्चर, इन्फ्लेशन स्टिल इज ऑन द हायर साइड दो रिलेटिवली इन कंट्रोल. अब डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं. डब्ल्यूपीआई में फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ है. द इन्फ्लेशन रीच द पीक ऑफ 16.6% और बाद में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक हुई तो आपका इन्फ्लेशन 5% पे आ गया. सो व्हेन यू लुक एट द इन्फ्लेशन, तो यहां पर पहली बात क्या डिफरेंस है? गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस है, यानी इसमें गुड्स सर्विसेज दोनों है, यहां पर ओनली गुड्स है. तो यानी दोनों का डेटा डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्विसेज इन्फ्लेशन, अगर सर्विस इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सीपीआई बढ़ेगा, डब्ल्यूपीआई नहीं बढ़ेगा. दूसरी बात, जो गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन का भी इसमें भी हम लोग रिटेल लेवल पे देखते हैं एंड वी हैव अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहां पर गुड्स और सर्विसेज का बास्केट होता है और जिसमें फूड का वेट ज्यादा होता है, तो फूड का वेट इज मोर. यानी अगर फूड महंगा होगा तो सीपीआई ज्यादा ऊपर जाएगा, फूड सस्ता होगा तो सीपीआई में डिफरेंस कम रहेगा. यहां पर कमोडिटीज पर ज्यादा फोकस रहता है, गुड्स आइटम पे कमोडिटीज पे फोकस रहता है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग का 60% रहता है, मैन्युफैक्चरिंग 60%. और यहाँ फ्यूल का वेटेज ज्यादा है, यानी फ्यूल, यहाँ फ्यूल बहुत कम है, यहाँ फ्यूल, यानी फ्यूल अगर महंगा होगा तो डब्ल्यूपीआई ऊपर जाएगा, फूड महंगा होगा तो ये ऊपर जाएगा. दोनों जब कॉमन एरियाज होंगे तो वो दोनों को सेम तरह से इंपैक्ट करेगा. सो वेट्स जो है वो अलग अलग है, नंबर ऑफ आइटम जो कवर होते हैं वो भी अलग अलग है. WPI and CPI ट्रेंड, दोनों को ट्रेंड को चेक करते हैं. सिंस 2021 देयर हैज बीन अ टेंडेंसी ऑफ डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस का मतलब है दोनों के बीच जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है वो ज्यादा था, बाद में कम हुआ. बट ये डाइवर्जेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. गुड्स सर्विसेज यहाँ पर है, सिर्फ सर्विसेज यहाँ पर, गुड्स यहाँ पर है, इसका बास्केट अलग है, इसका बास्केट अलग है, एंड देयर बाई द डिफरेंसेस वुड बी देयर. तो क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे? देयर हैज बीन a trend of convergence between the two indexes. पहले डाइवर्जेंस हुआ, फिर कन्वर्जेंस हुआ. डाइवर्जेंस का मतलब इन्फ्लेशन के में डिटेल जो डिफरेंस है वो बढ़ गया, बाद में डिफरेंस कम हो गया. द डिस्पैरिटी इन रिलेटिव वेट्स ऑफ द टू इंडिसेस एंड लैग इफेक्ट. अच्छा, दो रीजन है. इकोनॉमिक सर्वे कहता है दो रीजन है. पहली बात तो दोनों के वेट्स अलग अलग हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, फूड का, फ्यूल का या फिर गुड्स सर्विसेज दोनों. पहला रीजन तो वो है विच विल यूनिवर्सली ट्रू, वो हमेशा रहेगा. दूसरा फैक्टर है लैग इफेक्ट. लैग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लैग इफेक्ट का मतलब कि इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, उसका जो मेजरमेंट हो रहा है इन्फ्लेशन के डेटा में, दैट इज टेकिंग टाइम. उसमें डिफरेंस है, उसको टाइम लगता है. तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ तो गया है बट बाय द टाइम इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ग्राउंड
वो उसमें डिले हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द डिले इन्फ्लेशन का डेटा का जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑल्सो टेक्स टाइम। तो इस वजह से यहाँ पर लैग इफेक्ट है। और इफेक्ट ऑफ द इंपोर्टेड इनपुट कॉस्ट ऑन रिटेल प्राइसेस आर द कॉजेस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी। जो इनपुट कॉस्ट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो आइटम इंपोर्ट हो रहा है उसका प्राइस बढ़ गया, एंड दैट इज द फैक्टर। तो आप देखेंगे तो दोनों के डेटा में काफी डिफरेंसेस हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई के डेटा में। और रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन ऑन एवरेज जो है वो डिस्पैरिटी है। तो डिस्पैरिटी मतलब दोनों के डिफरेंसेस हैं। इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। इकोनॉमिक सर्वे में अगर एमसीक्यू में कोई सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, तो पहला रीजन है लैग इफेक्ट ऑफ द इंपोर्टेड इनपुट कॉस्ट ऑन द रिटेल प्राइसेस, और दूसरा है रिलेटिव वेट्स। तो ये लैग इफेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये नया पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। द रीजन फॉर कन्वर्जेंस, पहले डाइवर्जेंस हुआ फिर कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज हुआ मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कम हुए। द रीजन फॉर कन्वर्जेंस इंक्लूड डिक्लाइन इन द डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, लाइक अब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, आयरन यानी कमोडिटी सस्ते हुए, तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई कम होगा। लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ सर्विसेज इन्फ्लेशन। सर्विसेज महंगी होगी तो सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सर्विसेज का मतलब हो गया जैसे आपका हाउसिंग हो गया, या फिर एजुकेशन की कॉस्ट हो गए, या फिर और कोई सर्विसेज जो कॉमन मैन यूज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट पहले डिफरेंस हुआ फिर कन्वर्जेंस हुआ, बिकॉज सीपीआई जो है वो महंगा हो गया। डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, हायर फूड प्राइस इंडेक्स वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर। देखिए फूड और फ्यूल इंडिया में हमेशा एक मेजर फैक्टर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट इंडिया में इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ा बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस बढ़ गए, और फूड प्राइसेस में भी वो फूड जो कॉमन मैन का फूड है, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन, कभी डिजास्टर आ गया, कोई सप्लाई चेन इंपैक्ट हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ड्यू टू समवॉट ग्रेटर फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज, मोस्ट स्टेट्स सॉ रूरल इन्फ्लेशन हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन। ये भी एक डेटा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैग इफेक्ट दूसरा है, रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है अर्बन इन्फ्लेशन से। ऐसा क्यों है ये सवाल भी पूछा जा सकता है। रूरल इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रूरल एरियाज की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वहां पर जो एक्सेस टू फूड आइटम्स रहा है तो उसमें वेरिएबिलिटी रहा है, कई बार लोकलाइज फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। हाउसिंग प्राइस इंडिसेस, देयर इज अ ओवरऑल इंक्रीज इन द कंपोजिट एचपीआई। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो रेजिडेक्स करके गाता है, या हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। तो ये शो कर रहा है दैट रिवाइवल ऑफ द हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर 2016 के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद एक स्लो डाउन फेज में आया, हाउसिंग सेक्टर वाज इंपैक्टेड, बट अब ये रिवाइव हो रहा है, एंड गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसी इंटरवेंशन करके मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कम करना चाहती है ताकि हाउसिंग का डिमांड बढ़े। हाउसिंग का डिमांड विल क्रिएट कंस्ट्रक्शन डिमांड, एंड दैट विल बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लॉन्ग रन। घर खरीदना एक कॉमन मैन का सपना होता है, एक मिडिल क्लास के लोगों का सपना होता है, एंड नथिंग लाइक इट, राइट। सो दैट इज हाउ इट वुड बी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसमें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन करता है, तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। लेबर ब्यूरो सीपीआई आईडब्ल्यू को मेजर करता है, राइट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंज्यूम बाय लेबर ब्यूरो। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर क्या करता है, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस फॉर बास्केट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू यूज होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी महंगाई से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। सिर्फ गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, इनकरेक्ट है। सिर्फ फिर सेकंड ऑप्शन है आरबीआई हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये भी गलत है। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, यानी मनी सप्लाई अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। भाई मनी सप्लाई बढ़ेगा, पीपल हैव मोर मनी। जब मनी अधिक होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। मनी सप्लाई कम कर दिया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सो एक मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर ऑफ मनी सर्कुलेशन, यानी महंगाई इकोनॉमी में इसलिए है कि लोगों के हाथ में पैसा है, रिड्यूस द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट स्टेटमेंट 3 जो है आपका करेक्ट है। ये अलग बात है कि एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं, उनका एक बिलीव होता है। देन देयर आर अदर इकोनॉमिस्ट आल्सो व्हिच आर क्वेश्चनिंग दिस थ्योरी एज वेल। खैर वो एक डिबेट का इशू है, उस पर हम नहीं जाते हैं। सो कन्वेंशनली जो है मनी सप्लाई अगर कम होता है तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा, और द आइडिया इज दैट कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ओके
आरबीआई वेरस इट यूजेस वेरियस टूल्स लाइक रेपो, सीआरआर, एसएलआर, और इससे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कंट्रोल होता है, राइट। आरबीआई इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड इन द मार्केट बाय इन्फ्लुएंसिंग मनी सर्कुलेशन, डिक्रीज मनी सप्लाई पुल्स डाउन द डिमांड, यानी मनी सप्लाई कम होगा तो इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमी का टोटल डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, और इससे सप्लाई सेम लेवल पर इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगी, राइट। सो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर फूड एंड फ्यूल, टू फैक्टर्स आर देयर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर फूड महंगा होता है तो फूड का जो वेट है वो सीपीआई में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज जस्ट ट्राई टू आस्क, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप फूड पे ज्यादा खर्च कर रहे हो या फ्यूल पे ज्यादा खर्च कर रहे हो? एक कॉमन मैन फूड पे ज्यादा खर्च कर रहा है, फ्यूल पे कर रहा है? नेचुरली फूड पे कर रहा है। तो फूड का जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो वो इन्फ्लेशन मेजरमेंट में फूड का वेट ज्यादा होता है। तो फ्रॉम दैट लॉजिक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज मोर देन द डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विद सीपीआई डज। बिल्कुल सही है, डब्ल्यूपीआई जो है वो सीपीआई सॉरी डब्ल्यूपीआई जो है सिर्फ गुड्स को मेजर करता है, सीपीआई गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेजर करता है। RBI has now adopted WPI as a key measure of inflation and has to decide on changing on the key policy. RBI CPI को इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरह यूज करता है। CPI कंबाइंड जो है वो इंडिया का ऑफिशियल इन्फ्लेशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर होगा 1 and 2, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज नियरली 50% विच इज मोर देन WPI, लगभग 45% से ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है। आरबीआई सीक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय टेकिंग सीपीआई एज अ की पॉलिसी मेजर है, एंड दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। द इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड इज वाइडली कंसिडर्ड एज बैरोमीटर फॉर इन्फ्लेशन। यानी भारत का जो कॉमन मैन का इन्फ्लेशन है वो सीपीआई का इन्फ्लेशन है, जो आपको पता होना चाहिए, राइट। WPI represents the price of goods and service at wholesale level। अब wholesale level पर commodities, fuel, food, ये सारे आइटम wholesale level पे मेजर किए जाते हैं, और wholesale का आइटम भी retail level पे आता है, यानी जो wholesale का आइटम है वो भी आपके पास आएगा इवेंचुअली। तो WPI मेजर्स wholesale आइटम इन्फ्लेशन। अब होलसेल आइटम इन्फ्लेशन क्यों जरूरत है? बिकॉज होलसेल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, बिकॉज वो लोग होलसेल में खरीदते हैं। मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं होलसेल में खरीदूंगा। सो गवर्नमेंट मेजर द होलसेल इन्फ्लेशन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ जो होलसेल लेवल प्राइस कितना अवेलेबल है, और बाद में जब कॉमन मैन का इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो दे सी द डिफरेंस, वो डिफरेंस क्यों है। अगर WPI कम है और CPI ज्यादा है तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई कहीं बीच में प्रॉब्लम है। सो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क एंड आर ट्रेडेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर, ये होलसेल आइटम होता है। और होलसेल में 3 मेन एरियाज होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम। इसमें भी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम होता है 60%, और प्राइमरी आर्टिकल का 22% होता है, और रिमेनिंग फ्यूल का होता है। So that is how it can be understood, right? So that is all for today. For any details of the courses, you can reach out to our team. ये हमारे टीम के details हैं, and that is all for today. Thank you very much. Like the video, and I'll be coming with a series of video on the other economic survey chapters also. Okay. Thank you very much. Take care.